हेलो गाइस। ये यूपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है। मैंने सोचा इसे रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं और इससे मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और छोटे छोटे पॉइंट्स जो समझ में आएंगे और आप लोग भी इसे देख पाएंगे। तो इसमें इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये 2019 का पेपर है। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था। जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। एक ऑप्शन में वो कह रहा है कि जागीरदार जो थे वो उनके पास न्यायिक भी दायित्व थे और पुलिस दायित्व भी थे, और जिसके एवज में उन्हें भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। तो ये जो अपना एनसीईआरटी जो सोर्स है, एनसीईआरटी का जो मिडिवल हिस्ट्री इनका किसका, ये एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसमें से ये लिया गया है डायरेक्ट। और दूसरा, जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकारानुगत नहीं होते। जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे, जो जागीरदार थे, और जमींदार नहीं थे। तो इसमें ये उल्टा दिया गया है, जैसे जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत होते थे और जागीरदारों के नहीं होते थे, इनका तबादला होता रहता था। ऐसे ही इसमें भूमि इन्हें जो न्यायिक और पुलिस दायित्व इनके पास में नहीं थे, लेकिन जमींदारों के पास में थे। तो इसमें जो आंसर है, इसमें ना तो 1 और ना ही 2 होगा। इसको जो है हमें मैच करना है। तो इसको मैं नोट डाउन कर ले रही हूँ। जो भी गलती होगी उसे फिर बाद में सुधारेंगे। पहले का इसमें हो गया डी। स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 2, हदबंदी कानून जो थे पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। और हदबंदी जो कानून थे वो पारिवारिक जोत पर थे, व्यक्तिगत जोत पर नहीं थे। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। इसमें उद्देश्य लिखा है, ऐसा नहीं कि उन्होंने सबको दे दिया हो। इसके परिणाम स्वरूप नगदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। तो इसमें तो ये तो है ही नहीं कि क्योंकि भूमि सुधार जो किए गए थे उसमें फसलों की खेती का रूप क्या होना है, नगदी होना है या फिर वो, और फिर उसमें नगदी फसल इतना नहीं, उस टाइम पे खाद्यान्न का ही प्रॉब्लम था। तो ये वाला क्वेश्चन तो गलत ही हो गया। भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी थी। तो हदबंदी सीमाओं को किसी प्रकार की नहीं दी थी, ये भी रॉन्ग हो गया। भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। इसमें यहाँ पे ये उद्देश्य लिखा हुआ है। तो ये वाला मतलब उद्देश्य था, ना कि इसमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है कि सभी को कर दी थी या नहीं कर दी थी। और यहाँ पर ये व्यक्तिगत जोत पर नहीं थे, पारिवारिक जोत पर थे। तो इन दोनों में से ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा ठीक लग रहा है, क्योंकि भूमि सुधार का जो उद्देश्य था वो यही था कि सभी भूमिहीन जो हैं उन्हें जो है कृषि भूमि प्रदान की जाए। तो इसका आंसर हम मान रहे हैं बी, दूसरे का बी। तीसरा, वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है। तो यहाँ ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, आ रहा है तो टिक लगाओ, नहीं आ रहा है तो इसको टिक मत लगाओ। दूसरा है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चार्टर एक्ट, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार आधिपत्य को चाय का व्यापार और चीन के व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ये सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था।
तो इन दोनों में से है, मतलब पहला तो सही ही है, तो फिर ये बी वाला क्रॉस हो गया। अब इन दोनों में से एक क्वेश्चन है, इसमें कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ किया। तो ये 1813 में तो नहीं किया। और उसके बाद में फिर भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो ये नहीं था, तो इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें ये बी, इसमें ये दो वाला सही लग रहा है मुझे, तो 4 का हो जाएगा इसमें। तो पहला और दूसरा 4 का हो जाएगा, पहला और दूसरा। एलिमिनेट करके ये मैंने किया है, देखते हैं कि कितना ही सही है। इसमें पहला ऑप्शन में मैं कंफर्म थी, बट दूसरे में कंफर्म नहीं थी मैं, तो किया ऐसा। इसको एक बार इंग्लिश में भी पढ़ के देख लेते हैं। इट एसर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो रेवेन्यू तो 1800, मुझे लग रहा है जहाँ, हाँ, 1858 की क्रांति के बाद ही हुआ होगा उसमें। स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वदेशी आंदोलन, तो इसमें है स्वदेशी, इसने देसी शिल्पकारों के कौशल और उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान किया। ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई। ये दूसरा भी ठीक है, तो इसका आंसर मैं सी। अब छठवां, अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग महात्मा गांधी, सही है। अखिल भारतीय किसान सभा स्वामी सहजानंद, सही है। आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर, ये भी सही है। तो छठवें का डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? चन्हूदड़ो है, कोटतीजी है, सोहगौरा अशोक के टाइम का है। तो इसमें आंसर क्या हो गया इसका? सातवें का सी। देसलपुर के बारे में ज़्यादा नॉलेज है। अब इसमें निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर, इसमें जो है शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ, मतलब प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लिखित हुआ है। तो इसमें ये कंफर्म नहीं हूँ मैं, लेकिन इतना मुझे पता है लगभग कि जो कर्नाटक में जो वो हैं, उसमें उधर साइड में जो है उसमें इनका जो नाम लिखा है उसमें इनका नाम अशोक लिखा हुआ है। तो कंगनहल्ली, सांची मध्य प्रदेश, शाहबाजगढ़ी और सोगोरा, नहीं, मैं इसको मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि इसमें कंफर्म नहीं है। नौवा है बुद्ध में, इसमें क्या है, उपर्युक्त में से महायान बौद्ध मत की, तो ये दो थे इसमें, हीनयान और महायान। तो इसमें क्या था, बुद्ध में देवत्वारोपण, ये सही है पहला। और दूसरा बोधिसत्व के पथ पर चलना, बोधिसत्व के पथ पर चलना। और मूर्ति उपासना और अनुष्ठान, तीसरा सही है। मूर्ति उपासना और अनुष्ठान इसमें जो है शुरू हो गया था, तो पहला और तीसरा आंसर तो है नहीं। तो इसमें जो है आंसर हो जाएगा डी। क्यों, इसमें मैं दूसरे वाले पे कंफ्यूज थी, लेकिन ये हो गया। अब दसवां है, इसमें गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रमविष्टि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो बलात् श्रम, इसमें एक तरह से यहाँ पे बलात् श्रम के बारे में दिया हुआ है और ऊपर से वो बल है विष्टि। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। तो राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। ये टैक्स है, तो बलाश्रम ये हो सकता है। उसका ये पूर्णतः अविद्यमान था। इसमें ये गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश और काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। तो इसमें तो नहीं पता पूर्णतः था या नहीं, रिसर्च वाला सब्जेक्ट है, तो ये इसको ये क्रॉस हो गया। और बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था, साप्ताहिक नहीं, ये मासिक है, तो ये रॉन्ग हो गया। मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। तो ज्येष्ठ पुत्र को ही बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाए, ऐसा नहीं था। तो इसमें जो हो गया ये 10वें का आंसर ए। इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ये विजयनगर है इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा, इसमें ये जो विजयनगर है कल्याण मंडप, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, न्यू एनसीईआरटी मिडिवल हिस्ट्री। उसके बाद गुप्त काल, ये बलाश्रम ओल्ड में न्यू में दोनों में ही है। और ये बुद्ध, ये एनसीईआरटी न्यू में है। यहाँ पे रानियों ये होगा न्यू में, मुझे नहीं, ये अशोक के बारे में अभी मैंने नहीं पढ़ा। और स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में
तो स्वदेशी आंदोलन तो उसमें स्पेक्ट्रम वगैरह में हर किसी में ये छोटी सी मतलब ये ऐसी नॉलेज है जो हर एक बुक में दी हुई है। ये तीनों जो है उसमें तीनों के ही बारे में लिखा हुआ है स्पेक्ट्रम में। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसमें एक हड़प्पा स्थल तो इसमें मैप वगैरह देखते हैं तो हो जाता है। उसके बाद कल्याण मंडप। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। तो ये आमिल दिल्ली सल्तनत के नहीं है, मुगल सल्तनत के हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट करना है। जैसे दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। हो सकता है ये मुगल में भी हो और दिल्ली में भी, इसे छोड़ देते हैं। दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी। तो दिल्ली के सुल्तान उधर से आए थे, इक्ता प्रणाली देसी संस्था मतलब वो आए थे उधर से, तो देसी संस्था। इक्ता प्रणाली तो नहीं थी, सामंतवादी थी यहाँ की। वो आए थे तो वहाँ इन्होंने यहाँ पे इक्ता प्रणाली आके चालू की थी। तो वो उधर चल रही थी या नहीं, नॉलेज नहीं पूरा, तो ये डाउट में है। उसके बाद में मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। तो मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के में तो नहीं आया, ये आया था मुगल टाइम में, अकबर के टाइम में मीर बख्शी का। तो ये तीसरा गलत हो गया। तो पहला और दूसरा रॉन्ग, और ये सी और डी रॉन्ग हो गया। और दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देसी संस्था थी, तो ये इनकी देसी नहीं थी, इसको एडप्ट किया था इन्होंने। और तो इसमें हो गया ये ए सही। ए कौन सा एक सही है? 13वां क्वेश्चन है इसमें, संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। ये रॉन्ग है, क्योंकि शेख अहमद सरहिंदी जो है अकबर के टाइम में थे, और अकबर के टाइम में संत कबीर नहीं तुलसीदास थे। तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया दूसरा वाला। फिर संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, तो ये नॉलेज नहीं है हमें, तो इसको मैं छोड़ रही हूँ। एक ऑप्शन आ रहा है लेकिन इसको मैं फिर भी छोड़ रही हूँ, देखेंगे लास्ट में कितने छूटे। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी गिरमिटिया प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। सही है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव समर्थन नहीं किया। ये रॉन्ग है, क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें महात्मा गांधी जो है इतना उनका वो नहीं था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के टाइम पर वो महात्मा गांधी उत्तर अफ्रीका से लौट कर आए थे, चीज़ों में इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाए थे। तो और फिर भारतीयों से अपील करना, ये सारी चीज़ें उस टाइम कितना इंक्लूडेड नहीं थी। उनका जो पहला अपील था वो रॉल एक्ट के बाद में ही आया था। तो यहाँ पे ये उसके बाद फिर तीसरा, भारत, ये रॉन्ग हो गया। भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये सही है। तो पहला और तीसरा इसका राइट है, तो मैं इस 14 का ये बी। उसके बाद में 15 क्वेश्चन है, तेज बहादुर स्प्रू ये नियोगी जोशी। अच्छा, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं, इसे छोड़ दे रही मैं। 15 फिर उसके बाद 16 है मियाँ तानसेन। तो सम्राट की इसमें सही नहीं है, इसमें आपको सही नहीं लगाना, इसमें लगाना ही सही नहीं है। अनेक मौलिक रागों की संगीतकार हैं, तो मौलिक राग इन्होंने रचना की ही होगी। अपने संरक्षण से संबंधित राज दरबार में थे तो संरक्षण से संबंधित गानों की रचना ही की होगी। तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की, ये सही है। उसके अंदर सम्राट अकबर द्वारा दी गई उपाधि तानसेन थी, ये रॉन्ग है, क्योंकि इन्हें तानसेन की उपाधि ग्वालियर की राजा ने दी थी। और अकबर ने इन्हें कंठाभरण ऐसे कुछ नाम है, वाणी विलास करके, वो उपाधि इन्हें अकबर ने दी थी। तो ये वाला रॉन्ग हो गया 17 का ए। अब 18 नंबर, सॉरी 16 ये हो गया। अब 17 जो है 17 नंबर है, इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक ध्यान दिया? तो सचित्र पांडुलिपियों से, तो सचित्र पांडुलिपि जो है वो अकबर के टाइम में बहुत ज़्यादा लिखी गई थी, मतलब जहांगीर के टाइम में तो ज़्यादा थी चित्रकारिता, लेकिन उस टाइम पे काफ़ी लिखी गई थी वो, उनका आईनी अकबरी वगैरह में। तो और यहाँ पर जो है फिर उसके बाद में फिर जहांगीर ने इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था, तो इसमें ये इसका आंसर जहांगीर। उसके बाद 18 निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? नहीं पता, हम छोड़ रहे हैं भाई। शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध, अगर इसमें किसी को अगर थोड़ा समझ में आए कि कैसे इसको जो है एलिमिनेट करना है तो कमेंट
अटल नवप्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित है? तो इसका आंसर नीति आयोग है इसका आंसर। और 20 जून की 21वीं तारीख को सूर्य, तो इसमें दक्षिण ध्रुव को हटा देना है, दक्षिण और मकर को हटा दिया। इसे दो ऑप्शन रह गए हैं 21 जून को। तो फिर मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है, तो भूमध्य रेखा पर नहीं, कर्क रेखा पर चमकता है। और उत्तर ध्रुवीय व्रत पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता। ये आंसर इसका सही है, तो 20 का ए। 20 का ए। 21 का आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया? तो न्यू वर्ल्ड, तो इसमें न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड है, प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया तथा इसका इसमें से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन वर्ल्ड में प्रचलन शुरू किया गया? तो इसमें है कपास, तो हड़प्पा के टाइम से ही थी, तो ये रॉन्ग। गेहूँ भी था, ये भी रॉन्ग। ओल्ड वर्ल्ड में प्रचलन इसका शुरू किया गया। तो और न्यू वर्ल्ड मतलब वो पाश्चात्य जो उधर थे वो, और यहाँ पे इसमें कृषि योग्य इसको बनाए तंबाकू, कोको, रबड़। इसका आंसर मैं यही कर रही हूँ, बाद में इसको चेक करेंगे। इसके अंदर 22 एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 2 कुबड़ वाला ऊँट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 1 सींग वाला गैंडा, इसमें तीसरा रॉन्ग हो गया क्योंकि नेपाल वगैरह में भी पाया जाता है, तो तीसरा तो रॉन्ग ही करता। अब 1 या 2, 1-2 ऑप्शन बचे इसमें, तो इसमें ज़्यादा वो इसमें जो होगा, जो लग रहा है कि ठीक होगा, वो ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें टिक लगा दे रहे हैं। उसके अंदर में ये हम्पी इसमें, ये यहाँ पे ये है पंढरपुर चंद्रभागा नदी के किनारे, इतना नहीं पता। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे है, और हम्पी मालप्रभा नहीं, तुंगभद्रा के किनारे। तो तीसरा हटा दिया, तो इसका आंसर आ गया ए और बी, सॉरी ए। और फिर है 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित दिए गए किसी वर्ष में भारत में कुल राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि गरीबी की दर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, सब सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। तो ये 2 सी और डी तो इसमें रॉन्ग ही हो गए, क्योंकि सार्वजनिक वितरण की जो गुणवत्ता है वो अलग अलग राज्य में, तो इससे गरीबी रेखा इससे जो है उच्चतर या निम्नतर नहीं होगी इससे। और यहाँ पे अलग अलग नहीं होता, सकल राज्य उत्पाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। तो जीडीपी नापी जाती है सकल राज्य उत्पाद, तो नहीं सुना। कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है, तो हाँ, कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, तो नहीं, गरीबी की दर तो एक ही साथ तय की जाती है, तो वो रॉन्ग हो गया। तो इसका मैं आंसर बी करूँ। अब आंसर है क्वेश्चन 25, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पच्छाद मेघ विरलन तकनीक और समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? तो पच्छाद मेघ विरलन तकनीक है, तो पच्छाद मेघ विरलन तकनीक और सल्फेट वायु विलय अंतःक्षेपण समताप मंडल में। तो कृत्रिम वर्षा तो होगा नहीं, क्योंकि समताप मंडल में ऐसी इस तरह की चीज़ें नहीं होती, दूसरे जो वर्षा वगैरह क्षोभ मंडल में होती है, तो ये हो गया रॉन्ग। उसके अंत में यहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबार तीव्रता को कम करने के लिए तो है ही नहीं, इसमें 2 ऑप्शन में ही है। अगर थोड़ा सा भी इसमें पड़ा है तो इसमें 2 ऑप्शन में ही होगा। कन्फ्यूज़न की जो है भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए होगा या फिर कृत्रिम वर्षा के लिए। तो कृत्रिम वर्षा के लिए तो ये होगा नहीं, क्योंकि समताप मंडल सल्फेट वगैरह है, तो इसमें भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। तो यहाँ पे 25 का डी लिख रहे हैं। चलो अभी 26 कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्द का उल्लेख किया गया है? ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण। तो ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण, अपशिष्ट से ऊर्जा, हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल, नहीं, गैस निष्कर्षण, प्राकृतिक गैस निष्कर्षण, ताप अपघटन, प्लाज्मा गैसीकरण। ये वाला ठीक लग रहा है, 26 का बी। 26 का बी, लेट्स चेक इट। अब इसको जो हम चेक करेंगे अभी, तो इसको अभी यहाँ पे
अब इसके आंसर मैच कर लेते हैं। यहाँ पर ये पेपर सेट नंबर ए पहले का डी सही है, दूसरे का बी सही है, तीसरा हमने छोड़ दिया था, चौथे का ए सही है, पांचवे का सी सही है, छठवें का डी सही है, सातवें का सी सही है, 8 क्वेश्चन नंबर 8 का ए अच्छा किया नहीं है हमने, 9 का डी इट्स राइट, 10 का ए, 11 का डी, 12 का ए, 13 हमने किया नहीं, 14 का बी सही है, 15 हमने किया नहीं, 16 का ए, 17 का सी, 18 हमने किया नहीं, 19 का सी, 20 का ए सही है, 21 का ए, 22 का ए, 23 का ए, 24 का बी, 25 का डी, 26 का डी है, ये हमने बी कर दिया, तो ये हो गया रॉन्ग, तो इसका आंसर है डी। एक बार इसे हम देख लेते हैं कि 26 का डी है, हमने बी क्यों किया। 20 अच्छा वो प्योर तुक्का था, तो इस तरह की चीज़ों से बचना है, बिल्कुल प्योर तुक्का नहीं लगाना जब किसी एक चीज़ में हमें डाउट होता है, इससे सीखने को मिल रही है। इसका है डी। अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी, प्राकृतिक गैस निष्कर्षण प्रौद्योगिकी हमने जो है इसमें किया था, लेकिन अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी है ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण। ओके, चलो अब इसको यहीं बंद कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में 27 से स्टार्ट करेंगे। एक ये हमें अपनी गलती को हमें देखना है कि प्योर तुक्का नहीं लगाना, और दूसरी बात कि इसको थोड़ा ठीक से सोचते तो शायद सही हो जाता, क्योंकि अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी वैसे तो सारे एक से ही मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लाज्मा गैसीकरण और ताप अपघटन तो ऊर्जा से रिलेटेड है, ऊर्जा प्रौद्योगिकी से, तो ये वाला हमें ठीक करना चाहिए था। ओके, ये तो ये इस तरह से हो गया 26। अब 27 कल करेंगे यहाँ से। ओके चलो, बाय।